तो सर अपने बारे में आप बताइए कि कहाँ के आप रहने वाले हैं और एक आई डॉक्टर की फील्ड आपने क्यों चुनी? देखिए, मेरी स्कूलिंग तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुई थी। और मतलब आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। जी बिल्कुल। बट शायद उस समय जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे उस समय आप जी, ये भाई ये 2001 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग अलग हुए हैं। तो उसमें तो मेरी उम्र रही होगी करीब करीब 24-25 साल। तो 24-25 साल हाँ, ठीक है। जब तक आप यहाँ पे आ चुके थे, अब जब पढ़ाई कर रहे थे। उस समय मेरा एमबीबीएस हो चुका था। 2001 में एमबीबीएस हो एमबीबीएस चुका। कहाँ से किया सर आपने? मैंने भोपाल से एमबीबीएस किया है। भोपाल से किया। तो उस समय सर कौन सी एग्जाम हुआ करती थी मेडिकल में आने के लिए? उस समय जो एग्जाम होता था उसे बोलते हैं प्री मेडिकल टेस्ट या पीएमटी पीएमटी। पीएमटी होती हाँ थी जो स्टेट लेवल की होती थी। जी हाँ। ठीक है। तो क्या रैंक थी सर उसमें आपकी? उसमें मेरी रैंक जो थी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, पर शायद 90 के आसपास थी। 90 के आसपास थी। बहुत बढ़िया रैंक थी सर, हाँ 90 के आसपास। तो आपके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिला होगा उस समय। हाँ, मुझे जो भोपाल चाहिए था वो कॉलेज मुझे मिल गया। खर्चा क्या आया था सर उस समय एमबीबीएस का? मैं हॉस्टल में रहता था, तो खर्चा जो है 1900 रुपये के आसपास आता था साल भर का। 1900 रुपए बस। साल भर का? जी। तो इस हिसाब से तो मतलब 10 साल, अगर अपन कितने 5 साल का होता है हाँ, तो 10,000 रुपए में आपने पूरा एमबीबीएस हो गया। भी जिस उस समय गवर्नमेंट का फीस इतना ही था, गवर्नमेंट कॉलेज का फीस। इसमें गवर्नमेंट की फीस भी आ गई, सब कुछ आ गया। जी, गवर्नमेंट की फीस और ये पूरा सब A to Z। मतलब कौन से ईयर की बात कर रहे हैं आप? 2001? ये 1994 1995। मतलब उसमें हमने 10,000 में एमबीबीएस हो गया आपका। जी मेरे लिए काफी ताज्जुब का विषय है। तो जनरल इतने में हो जाया करता था सर उस समय? बिल्कुल, सबके लिए यही फीस रहता था। ओके। और जो दूसरे रिजर्वेशन वाले हैं उनकी तो शायद फीस भी नहीं लगती थी, यहाँ तक हमें पता है। अच्छा। हाँ। तो सर उस समय जितना आज के टाइम में कंपटीशन है मेडिकल के लिए, बच्चों को 9th क्लास से पढ़ना पड़ता है, तो आपकी जो तैयारी थी वो कैसी थी उस समय? कब से उस समय क्या प्रेशर रहता था मेडिकल के लिए? प्रेशर की बात ये कि है तो हमको प्रेशर जो कभी रहा नहीं। ठीक है। अब क्या था कि हम 3 दोस्त हुआ करते थे जो अच्छे थे, जिसको त्रिमूर्ति बोलते थे लोग। त्रिमूर्ति और त्रिनेत्र। त्रिनेत्र। बहुत बढ़िया सर। तो उसमें एक आज के ज़माने के डॉक्टर ललित माखीजा हैं, डॉक्टर श्रीकांत गिरी और मैं डॉक्टर पराग। टच तो में है आज भी आप? हाँ, बिल्कुल टच में है। तो ये हम स्कूलिंग की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल स्कूलिंग की बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि हम लोग 10th के बाद 11th जाओगे तो आपको सब्जेक्ट चेंज करना रहता था। तो जब मैं सब्जेक्ट चेंज करने के लिए, हम लोग जो उस समय हम क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे, तो फादर के ऑफिस के ठीक सामने बैठे थे। हम तीनों बोले थे यार करें क्या। तो मतलब 10th, जब आपने 10th क्लियर किया आपको कुछ भी पता नहीं था क्या? पता नहीं था। हाँ, नहीं, एक जमाने में किसी ने पूछा था कि डॉक्टर पराग तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैं रिफ्लेक्सली बोल दिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। ओके, ऐसे ही तो बोल दिया था? हाँ, वैसे ही बोल दिया था। तो उसको आप ऐसे मान सकते हैं कि सरस्वती जुबान में थी, बस ऐसे ही। उस समय आ गई? उस समय 5वीं क्लास में। क्या बात है। तो अब जब वहाँ बैठे थे सीढ़ी पे तीनों दोस्त, तो 10वीं के बाद 11वीं में इतने मेच्योरिटी तो रहती नहीं है। लेकिन हाँ, एक बिजनेसमैन फैमिली का बेटा था, एक टीचर का बेटा था। पिताजी व्यापारी? हाँ, टीचर 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 थे। और एक कह सकते हैं किराने की दुकान वाले का बेटा था। गवर्नमेंट टीचर थे सर? हाँ, वो गवर्नमेंट टीचर गवर्नमेंट थे। टीचर थे। तो किराने की दुकान? वो जो आज जमाने में डॉक्टर ललित हैं, वो उनके पापा किराने की दुकान चलाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपके पिताजी टीचर थे? टीचर थे। ठीक, गवर्नमेंट टीचर थे। जी। ठीक है। मदर हाउस वाइफ थी? मदर हाउस वाइफ थे। ठीक है। तो फिर 11th में ऐसा क्या हुआ कि आपका फिर एमबीबीएस? 11 नहीं, वही तो वो फॉर्म देते हैं ना कि आप ये भरो कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। 11th में? 11th में तो हमने बोला यार, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं तो बायोलॉजी लूंगा। तो हम बाकी मेरे दोनों दोस्तों ने देखा देखी बोले हम भी बायोलॉजी ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब आपकी वजह से वो दोनों दोस्तों ने बायोलॉजी पढ़ती है। ऐसा ही होता है, जनरली ऐसा ही होता है। फिर वो गाड़ी आगे बढ़ गई, हम बायोलॉजी में चले गए। उस समय मेरे ख्याल से 19 स्टूडेंट हम थे अपने सेक्शन में। तो 19 में से
10 लोग तो डॉक्टर हैं। 19 में से 10 डॉक्टर हैं? जी मतलब 50% से भी ऊपर का। बिल्कुल। क्या बात है। तो आपके पास एटमॉस्फेयर ही ऐसा था एक तरह से देखा जाए तो, जो सब एक स्कॉलर बच्चे थे उस समय साथ में। हमें नहीं पता चलता था कि हम स्कॉलर हैं कि नहीं है, पर ये था कि के परसेंटेज याद है आपको? शायद 62% था। हाँ, बहुत होते थे सर उस समय। हाँ कह सकते हैं। 62 हाँ बहुत थे, आज के 99 मान ले। नहीं, उस समय भी लोगों के परसेंट आते थे 77 78% आते थे, हाँ, लेकिन हमारे तो 62 ही आए थे। बहुत थे सर, बहुत थे। तो फिर 11th से पीएमटी की तैयारी कर ली उस समय? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं था उस समय भी? बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर नहीं था। ये उस समय का जमाने में ये था कि आप 11th और 12th पढ़ाई करो और पढ़ाई करने के बाद फिर आप ड्रॉप लो। ओके, मतलब 2 साल 12th की बोर्ड देने के बाद 1 साल का ड्रॉप लो, ऐसा वहाँ उस समय का जो सिनेरियो ऐसा था। हाँ। तो आपने क्या किया? तो मैंने भी वही 2 साल पढ़ाई की और उस जमाने में फिर मेरे 12th में 78% आए। क्या बात। तो मैं उस डिवीजन बिलासपुर किया होगा सर? जी हाँ, बिलासपुर डिवीजन में टॉप किया था। बिलासपुर डिवीजन में जॉब किया था। तो फिर ड्रॉप लिया और ड्रॉप लेने के बाद फिर मैं पीएमटी के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी ड्रॉप के बाद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो 12th के टाइम पे आपने अटेम्प्ट दिया, पीएमटी का दिया? हाँ बिल्कुल, वो 12th के बट उस समय तैयारी नहीं थी, एक एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने दिया, कह सकते हैं। एक्सपीरियंस कुछ सीरियसली नहीं दिया गया था। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा एक जो उसकी अप्रोच और इसमें अप्रोच में डिफरेंस आता है, मुझे जो लगता है। निश्चित ही। उस समय भी यही रहा होगा। वही कह रहे हैं कि उस समय जो हमने 12th को एक सीरियसली लेकर के पढ़ाई किया और अच्छे नंबर आए तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ कि आप अब ड्रॉप लेकर के झंडा गाड़ सकते हैं, तो आगे बढ़े। तो उस समय क्या फीलिंग आई सर, मतलब घर परिवार की और सब, जब आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया? सब बहुत खुश थे। एक पापा का जो सपना था कि एक बेटा डॉक्टर बने, तो वो बाकी ब्रदर क्या है सर, कितने ब्रदर हैं आप लोग? एक मेरे छोटे भाई हैं, वो रेलवे में हैं। रेलवे में? हाँ, और एक भैया जो हैं वो टीचर हैं। अच्छा, 3 भाई हैं आप? 3 भाई। आप कौन से नंबर पे हैं? मैं बीच वाला। अच्छा, 20 के। बड़े भैया रेलवे में? छोटे भैया रेलवे में। और वो भैया का क्या बताया? वो टीचर है। गवर्नमेंट टीचर है? गवर्नमेंट टीचर। तो ये सब कहाँ रहते हैं सर, छत्तीसगढ़ में? सभी बिलासपुर के आसपास। बिलासपुर। आप बस उज्जैन आ गए? जी। तो एमबीबीएस के बाद फिर सर आई डॉक्टर बनने का आपने कैसे प्लान किया? मेरे को तो था ही नहीं कि मैं आई डॉक्टर बनूंगा। अच्छा, मुझे तो ये था कि या तो मैं पीडियाट्रिशियन बनूंगा, पीडियाट्रिक, हाँ, या कोई भी दूसरा मेडिसिन का ब्रांच लूंगा, सर्जन तो नहीं बनूंगा। तो फिर कैसे आना हुआ सर? पर जो मैंने आपको एक 5वीं वाली बात बताई ना, सरस्वती जुबान में रहती है तो वो आगे आपको बढ़ाते जाएंगे। उस समय तो आपने डॉक्टर का बोला था, आई डॉक्टर को? हाँ, तो नहीं, आई डॉक्टर नहीं बोला था, डॉक्टर वर्ड बोला था। हाँ। तो एमबीबीएस में डॉक्टर तो हो गए, डॉक्टर हो गया। फिर ये आई की कैसे आ गए सर? तो उस समय जिस समय काउंसलिंग हो रहा था तो उसके लिए सर जो इसके एमडी के लिए होती है, मतलब ये सर इसकी भी प्री पीजी एग्जाम। हाँ। तो इसके लिए क्या प्लान किया था आपने? प्री पीजी की परीक्षा दी है। ठीक है। इसमें भी ड्रॉप लिया था? नहीं, इसमें ड्रॉप नहीं लिए थे। इसमें ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें आपने एमबीबीएस के साथ इसकी भी तैयारी करी होगी? नहीं, ये वही कह रहे हैं क्या, एमबीबीएस के समय भी इसकी तैयारी नहीं हुई थी। उस समय जो सिनेरियो रही रहता था कि अब अच्छे से पढ़ाई करो। पर हाँ ठीक है कि जिस समय इंटर्नशिप होता था उस समय हम प्री पीजी की तैयारी चालू कर देते थे और उसकी चालू करते जैसे ही हमारा एमबीबीएस का डिग्री कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने ये कर लिया। तो उस एग्जाम में कौन सी रैंक थी सर आपकी, जो प्री पीजी? उसमें 46 रैंक थी। उसमें भी 46 थी? कौन से, उसमें भी डिवीजन होते थे कुछ क्या? जी, लेकिन सीट कम होते थे ना उस जमाने में। मेडिकल कॉलेज केवल 5 थे। तो 5 इंडिया में? नहीं, हमारे मध्य प्रदेश की बात कह रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज है। ठीक है। तो आपको अच्छा रैंक नहीं आएगा तो मिलेगा नहीं। आपकी तो अच्छी थी सर? नहीं, अच्छी नहीं मानी जाती है। 46 अच्छी नहीं मानी जाती है उस समय भी। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या है, जैसे आप पीडियाट्रिशियन हैं तो वो शुरू के 10 बच्चे उठा लेते थे। अच्छा। तो ऐसे करके अगर माने तो जो 40-50 सीट तक तो जितने क्रीम ब्रांचेस से चला जाता था। ऑप्थेल्मोलॉजी को तो उस समय सबसे निकृष्ट ब्रांच माना जाता था। ऐसा क्यों? बस भाई, आज की सिनेरियो में जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो रोबोटिक्स सबसे टॉप में है। और आप अब 20 साल पहले बोलोगे तो रोबोट नाम की चीज में नहीं पता था। तो समय के साथ ब्रांचेस की जो प्राथमिकता भी बदलती जाती है। आज के टाइम में सर आई की जो ब्रांच है मैं तो काफी अच्छा मानता हूँ। आपका क्या कहना है इस बारे में?
देखिए, हर आज की फील्ड में मैं ये बोलूँगा कि आज के सिनेरियो में हर ब्रांच अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है और हर ब्रांच अच्छा है, लेकिन आपको बस एक ही चीज़ देखना है कि आप उस ब्रांच में सर्वश्रेष्ठ रहिए या श्रेष्ठ रहिए। तो पीजी कहाँ से किया सर आपने? मैंने ग्वालियर से किया था। ग्वालियर से किया। तो सर जब एमबीबीएस और पीजी के टाइम में कोई ऐसे चैलेंजेस आपने फेस करे जो आपको लगता था कि मुझे कभी शायद, क्योंकि अब पहले से आप तैयार नहीं थे, तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस आते थे लाइक रैगिंग या वहाँ पे आपको कोई परेशानी आती हो? सबसे पहले ये बताइए, वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? मैं स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ। शुद्ध शाकाहारी? जी हाँ। ठीक है। अंडे वगैरह? नहीं। अंडे भी नहीं? नहीं। नहीं, कुछ लोग अंडों को भी शाकाहारी बोलते हैं। वो एगिटेरियन कहलाते हैं। मैं वेजिटेरियन। अच्छा, तो मेडिकल कॉलेज में ऐसे कोई चैलेंजेस थे? क्योंकि मेरी अभी कुछ डॉक्टरों से बात हुई थी, तो वहां पर मतलब एक जस्ट मैं कहीं पढ़ रहा था, कोई आर्टिकल ही पढ़ रहा था, तो बोलते हैं कि आप वहाँ पे ये सब सीनियर्स के लिए सब कुछ करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, नशे की तरफ भी लोग वहाँ पे जाते हैं मेडिकल कॉलेजेस में। तो अब इसमें आप चाहे तो अपना कोई व्यू रख सकते हैं। देखिए, भगवान की मैं शुक्र अदा करूंगा कि मैं कभी भी इस प्रकार की चीजों में गया नहीं। आपको मतलब ऐसा कोई मजबूरी नहीं हुई वहाँ पे इस टाइप का करना? मजबूरी किसी चीज की नहीं होती है। नहीं होती? मजबूरी है ही नहीं। दारू पीना मजबूरी नहीं होता है, चिकन खाना मजबूरी नहीं होता है, अंडे खाना मजबूरी नहीं होता है। ये तो आपका शौक है, आपका संस्कार है। अगर आप नहीं करना चाहते, नहीं खाना चाहते, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उसमें मोड़ नहीं सकती। कोई भी नहीं मोड़ सकती। सही बात है सर। एक क्योंकि बात निकली है, तो नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, मतलब वो उसका आई से कोई रिलेशन है कि उन लोगों की आंखें ज्यादा अच्छी होती है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं, बल्कि वेजिटेरियन लोगों की आंखें अच्छी रहती है। अच्छा। क्योंकि उसमें विटामिन ए, सी, ई, जितने भी आंख के लिए जरूरत की विटामिन होते हैं वो वेजिटेरियन में मिलता है। लेकिन जितने विटामिन और मिनरल्स हैं वो सभी चीजें अगर आप काउंट करेंगे पूरी मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, कहीं भी, वो सभी वेजिटेरियन खाने में ही है। वेजिटेरियन में भाई आप पनीर खाइए, आप मशरूम खाइए, आप अंकुरित खाइए, चना खाइए, हर चीज में प्रोटीन है। मूंगफली खाइए, क्या है, सब में है। आप लेकिन उसको बैलेंस डाइट की तरह खाइए तो आपको हर चीज मिलेगा। आपको मोटा भैंस थोड़ी बनना है, प्रोटीन खाना है, प्रोटीन मिलेगा आपको। एक नॉर्मल मनुष्य है। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर जो पीजी की आपकी यात्रा रही, उसके बाद फिर आगे क्या नेक्स्ट स्टेप रहा आपका? पीजी करने के बाद ये समझ में आया कि आप ऑप्थेल्मोलॉजी के में केवल आपको एक कहलाएंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ, तो ये कुछ कंप्लीट नहीं है। तो फिर मैंने फेलोशिप करने के लिए कोयम्बटूर चला गया, तमिलनाडु के अरविंद आई हॉस्पिटल। 2 साल पीजी करने के बाद फिर 3 साल पीजी करने के बाद। हाँ, 3 साल पीजी करने के बाद फिर आप कोयम्बटूर गए। जी। पीजी में सर कितना खर्चा आया था एक अंदाज? पीजी में खर्चा नहीं आता है। पीजी में वो आप अस्पताल के लिए काम करते हैं तो गवर्नमेंट आपको स्टाइफंड देती है। अच्छा। हाँ, तो उसमें अपने को पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं? उसमें पैसा खर्चा नहीं है, तो वो फिर आपकी रैंकिंग पर डिपेंड करता है क्या? नहीं, ये इसका कोई संबंध नहीं है। आपने अगर आपने किसी भी अस्पताल को ज्वाइन कर लिया है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में उस समय वो स्टाइफंड बोला जाता है। एक्चुअली वो सैलरी है, क्योंकि आप अस्पताल में मरीजों को ठीक कर रहे हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है। हाँ, अस्पताल में मरीजों को तो ठीक। दूसरे डॉक्टर्स रहते हैं साथ में सर उस समय? बिल्कुल, आपके कलीग रहेंगे आपके साथ में। अच्छा, जो सीनियर्स हैं या जो आपके सीनियर भी रहते हैं, जूनियर भी रहते हैं, प्रोफेसर भी रहते हैं, सब रहते हैं जो गाइड करते हैं आप। जी बिल्कुल, उनके सामने आप। तो सर पीजी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्यादा होती है, थ्योरेटिकल होती है? पीजी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही होती है। ओके। और थ्योरी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। हाँ। पर जो चीज आपने थ्योरी जो ज्यादा होती है वो एमबीबीएस में होती है। प्रैक्टिकल जो है सबसे ज्यादा पीजी में होती है। आप पीजी का कहाँ बताया सर आपने? ग्वालियर। ग्वालियर से किया आपने। तो वहाँ के फ्रेंड्स आज भी कनेक्टेड है आपसे सर, जो पीजी के टाइम के? बिल्कुल कनेक्टेड है, मिलना जुलना होता है। बिल्कुल जी, जो बताया मैंने, कॉन्फ्रेंसेस में मिलते जुलते रहते हैं। फिर उसके बाद आप कोयम्बटूर गए। कोयम्बटूर में क्या, वहाँ पर क्या करा सर? कोयम्बटूर में जैसे गया तो मैंने फेलोशिप किया ग्लोकोमा का। ठीक है। तो उस फेलोशिप में क्या होता है, स्पेशली ग्लोकोमा से रिलेटेड पेशेंट्स? आंख में 1000 बीमारियां होती हैं। मोतियाबिंद, जैसे कैटरेट, ग्लाकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, भेंगापन यानी स्क्विंट, नासूर, डेक्लोसिस्टाइटिस और डायबिटिक। इसमें से अब आपको कोई ना कोई विशेषज्ञ बनना है। तो विशेषज्ञ बनने के लिए आपको चयन करना है कि भैया मैं इस दिशा में जाऊंगा। तो मैंने ग्लाकोमा को चयन किया और उसका स्पेशलाइजेशन किया मैंने। अच्छा,
वो कितने साल का था सर वहाँ? वो 2 साल का था। 2 साल। फिर आप उसके बाद फिर सर? उसके बाद फिर वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि आप थोड़ा और रुक जाइए, हमें स्टाफ की ज़रूरत है, तो हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे और आपको प्रॉपर ख्याल रखेंगे आपका। तो मैं 2 साल और रुक गया। वो कंसल्टेंट था उस समय। 2 साल फिर एज अ कंसल्टेंट आप वहाँ पे? हाँ, तो इस कंसल्टेंट होने का फ़ायदा ये हुआ कि वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है कि मैंने लगभग 44 से 45 डॉक्टर जो ऑल ओवर वर्ल्ड के आए थे, वो सबको ट्रेंड किया ग्लूकोमा में। आपने उनको ट्रेनिंग दी? जी बिल्कुल। क्या बात है, मतलब ज्ञान बांटा आपने बाद में? सीधी सी बात है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ हाँ। वाह सर। तो 2 साल आपने सीखा और 2 साल सिखाया, कह सकते हैं। वही जो आपने सीखा है, आप कंसल्टेंट हो जाते हैं तो इतनी पावर इंस्टीट्यूट देती है कि आप जो वहाँ के स्टूडेंट जो बाहर के आते हैं, हमारे चाहे इंडिया के हो, चाहे यूएसए से हो, चाहे वो किसी भी कंट्री के हो, इजराइल के हो, फिलीपींस के हो, हम सबको ट्रेन करते थे बाहर के। हाँ। कौन से सर कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता था? तमिलनाडु में कम्युनिकेशन के 2 ही पार्ट हैं, या तो तमिल और या इंग्लिश। नहीं, बट जैसे जो बाहर के आ रहे हैं वो इंग्लिश जानते थे, इंग्लिश ही, बिल्कुल इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश ही जानते थे। तो कहाँ की कौन से कंट्रीज के थे लगभग एक सर? जहाँ तक मुझे छोटा सा याद आ रहा है मेमोरी में कि एक बंदा तो इजराइल से था। इजराइल यूएसए से 3 बंदे को ट्रेनिंग दिए थे। एक बांग्लादेश की मैडम थी। ये कौन से ईयर की बात है सर? ये 2006-2007। ओके। 2 साल फिर उसके बाद फिर कंसल्टेंट के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब बहुत हो गया। अब मुझे अपनी वहाँ पर सैलरी मिलती थी सर? हाँ, सैलरी मिलती। क्या सैलरी थी सर उस समय? फेलोशिप के समय सैलरी केवल 3000 रुपये मिलती थी। फेलोशिप के समय जब आप वहाँ पर एज अ कंसल्टेंट हो गया तो 15,000 रुपये देते थे। उस समय आपको 2006-07 में 15,000 पर मंथ मिलता था? हाँ ठीक है। फिर उसके बाद फिर जब फेलोशिप कंप्लीट हो गया, कंसल्टेंट का जो टाइम था वो भी ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा कि अब अपनी जर्नी में अब ये जगह नहीं रख सकते, क्योंकि मुझे भी अपने लोगों की सेवा करनी है। तो मैंने वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाया और बिलासपुर आ गए। बिलासपुर नहीं आया, क्योंकि आप इमीडिएटली प्रैक्टिस कर नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं एक ऐसी जगह जाऊं जहाँ पे अब मैं डील करूंगा कि मुझे कितने रुपए चाहिए। सही बात है, क्योंकि भाई अब मैं सब कुछ मुझे आता था। तो मैं ऐसे इंस्टीट्यूट का सोच रहा था, मैं उनकी सेवा करूं, मुझे सैलरी दें। तो नीमच में जो एक बहुत बड़ा गोवाबाई नेत्रालय है, वहां पे मेरे को ऑफर आया। नीमच में तो वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं सेलेक्ट हो गया था। लेकिन उसी समय मुझे एक और जगह मैंने इंटरव्यू दे दिया था, मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल मक्सी में जी। तो दोनों जगह सेलेक्ट हुआ। दोनों जगह मेरे ही शर्तों पे ही मैंने काम करना पसंद किया। दोनों जगह काम किया आपने? नहीं, फिर मैं यहाँ उज्जैन में मेरी शादी हुई, तो मैं समझा मक्सी पास में है, तो मैंने वहीं से अपना हेडक्वार्टर मान लिया। शादी कब हुई सर? 2005 में। 2005 में शादी हो गई थी आपकी? ठीक है। जब आप वहाँ पर आपकी फेलोशिप चल रही थी? फेलोशिप चल रही थी हाँ। उज्जैन में, मैडम उज्जैन के? जी। ओके। फिर तो आपने ये सोचा कि मुरलीधर में मैं कर लेता हूँ। तो मुरलीधर में कितना समय करा सर? केवल 8 महीने। सिर्फ 8 महीने। देखिए, किसी भी संस्था में कुछ राजनीतिक चीजें भी हो जाती हैं जो षड्यंत्र के तहत कुछ ना कुछ करते हैं। और मेरा जो व्यवहार है वो सीधा काम करो, दुनियादारी से मतलब मत करो। मरीज, आप डॉक्टर हैं, मरीज का काम करिए, मरीज को रोशनी दीजिए, और बाकी सब चीज़ों से मतलब नहीं रखते थे। पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि हर जगह होते हैं, इस प्रकार से हरकतें करते हैं जो हम जैसे लोगों को बहुत दर्द देते हैं। तो मैं वहाँ से छोड़ के आ गया। छोड़ दिए? ठीक है। फिर उसके बाद सर? छोड़ के आया तो उस समय थोड़े बहुत जो पैसे मिले थे और कुछ गवर्नमेंट के लोन ले करके फिर हमने अपनी प्रैक्टिस चालू की उज्जैन में। मतलब भगवान महाकाल की नगरी में आप सिर्फ शादी के कारण आए क्योंकि मैडम यहाँ की थी, ऐसा कह सकते हैं? इसमें इतना बोलना चाहूंगा कि ये, इसको जो अंग्रेजी में कहावत है, डेस्टिनी आपका ऊपर वाला निर्धारित कर दिया है। आप उसके अगेंस्ट में मत जाइए। वो जहां जहां ले जा रहे हैं आप चलते जाइए। वो आपको संकेत नहीं करेंगे, बस चलते जाइए। वही लेके आए यहाँ पर
वही लेके आए। फिर यहाँ पर आपने अपना सेटअप स्टार्ट किया। जी। उज्जैन में आपकी शुरुआत कैसी रही? किसी हॉस्पिटल में आप ज्वाइन हुए या खुद का ही सेटअप आपने स्टार्ट किया? उज्जैन में जब मैं आया मुरलीधर को छोड़ करके, तो ऐसा प्लेटफॉर्म था नहीं कि जहाँ पे तुरंत अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकूं। ठीक है। तो मेरे फादर इन लॉ ने मेरी बहुत सहायता की। उन्होंने एक जगह किराया पे लिए, जो कहाँ पर सर? गुरुद्वारा के पास में एक सरदार जी का मकान था, तो वहाँ पे चालू किए। तो फर्नीचर छोटा सा तो बनाना पड़ेगा ही, किसी जगह आप जाओगे तो फर्नीचर चालू किए। तो मीनवाइल मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं ऑनररी बिरला हॉस्पिटल जाता था सर्जरी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आँख का पूरा सेटअप था। तो वहाँ पे मेरी मतलब मैं सर्जरी करता था, फिर पुष्पा मिशन भी जाता था। तो ये ऐसे ही करके थोड़े बहुत। पुष्पा मिशन में एज अ कंसल्टेंट थे आप वहाँ पर? हाँ, दोनों जगह कंसल्टेंट रहते थे, लेकिन वो था कि ओपीडी का पैसा नहीं मिलते थे, आप जो सर्जरी करोगे उसको वो रुपए देते थे। ओके। वहाँ पे जो सर्जरी होती जी, तो जो पेशेंट देखते थे उसका कोई कुछ नहीं था? वैसा कुछ नहीं था। बिरला हॉस्पिटल और पुष्पा दोनों? पुष्पा मिशन। तो सर जब स्टार्ट किया आपने, तो शुरुआती जो मशीन्स रहती हैं, तो उन सब चीज़ों को आपने कैसे मैनेज करा शुरुआत में? क्योंकि आई में एक सेटअप भी लगता है। वही कह रहा हूँ कि जैसे मैंने जो थोड़ी बहुत काम करके, जो हमारी जो भारतीय संस्कृति में लिखा है पैसा बचाओ, तो थोड़े पैसे बचाए, और कुछ अपने फादर इन लॉ से मैंने पैसे लिए, और मैं पैसे वापस भी कर दिया। जरूरी है सर वो तो। ठीक है। तो उन्होंने उस वक्त में पूरी सहायता की। तो मैंने उस एक छोटा मिनिमम सेटअप जो होता है जिसमें काम चल जाए, उस जमाने का मान के चलो कि 20 लाख के आसपास का होगा उस समय में। 20 लाख का हाँ। आसपास का। तो कुछ लोन होते थे, कुछ सहायता, कुछ डाउन पेमेंट, ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया। वो वहां पर कितने टाइम रहे सर गुरुद्वारे के पास में? करीब 4 साल। 4 साल आपने वहां पे। ये कौन सी ईयर से स्टार्ट? 2007 से एंड ऑफ 7 8 9 10 11 के आसपास आप वहां तक थे? हाँ। फिर उसके बाद सर? उसके बाद मैंने होटल समय के फर्स्ट फ्लोर में भी अपनी क्लिनिक को थोड़ा सा बड़ा करके चालू किया। अच्छा, फिर आप होटल समय में शिफ्ट हुए? जी हाँ। ठीक है। तो वो कैसा था? रेंट पे था उस समय? नहीं, वो मेरा प्रेमाइसिस था। आपका आपने ले लिया था उस समय? तो 3-4 सालों में। तो वहां पर फिर पूरा आपने ओटी से लेके सब कुछ सेटअप किया? बिल्कुल। एक सर मुझे मालीपुरा का भी कुछ याद आ रहा है, वहां पर भी कुछ कभी रहा है? मालीपुरा में डॉक्टर रश्मि मैडम देखती थी वो उस जगह में, क्योंकि उस जगह का ये था कि मेरे जो अंकल थे, जो अब नहीं रहे, डॉक्टर MS कोठालकर, वो आँख के ही डॉक्टर थे। तो उनके पुराने मरीज वहां जाके भटकते थे। तो उनकी इच्छा थी कि उनकी भतीजी कुछ जरूर सहायता करे मरीजों का। तो हम लोग भी उनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था, तो वहाँ बैठते थे। 3-4 साल 5 साल वहाँ भी बैठे। तो वो कौन से कब से? उसी टाइम की बात थी? ये लगभग जब मैं समय में बैठते होटल में बैठते थे, वो मैडम वहाँ बैठती थी। वहाँ पे साथ में चलता था। तो शुरुआती सर, अब क्योंकि आप नए थे, तो आपने लोगों तक पहुंचने में कुछ ये हॉस्पिटल्स थे, या उसके अलावा आपने क्या, क्योंकि लोगों को पता भी तो चलना चाहिए, डॉक्टर पराग शर्मा यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो डॉक्टरों को क्या करना पड़ता है जिससे उन्हें वो अपनी पहुंच को बढ़ा पाए? देखिए, जो भी यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थे, वहाँ पे आप अपनी सेवाएं दीजिए। ठीक है। जो भी ट्रॉमा के हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम उस जमाने में भी कैंप पे विश्वास करते थे। तो कैंप करते थे गांव जाके, अलग अलग जगह, लोकल में। बिल्कुल, इंटीरियर, बिल्कुल, जहाँ कोई सोच नहीं सकता था वहाँ जाते कैंप करते थे। और पॉम्पलेट वगैरह जो भी आप छपा करके पेपर में रख के बांट सकते थे, वो सब ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वही करना रहता था। सर, इस फेज में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प किसने करी? आपको लगता है कि इन्होंने काफी, मेरी जो टाइम था कि 0 से आप शुरुआत कर रहे थे उस समय, तो लगता है कि हाँ, इनकी वजह से मुझे बहुत सहायता मिली, उनके बारे में अगर आप बताना चाहें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीजें तो मेरी वाइफ, जो मेरा हमेशा कंधे से कंधा मिला के चली हैं। मेरे फादर। सर 2 मिनट, रश्मि मैडम से मुलाकात कब हुई थी आपकी? कहाँ पर? वो जो मैट्रिमोनियल में निकला था, उसके बाद वो मुलाकात हुई थी। अच्छा, मैट्रिमोनियल साइड से, मतलब आप कहीं साथ में ऐसा कोई कॉलेज वगैरह का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैट्रिमोनियल से कनेक्ट हुए थे, पेपर में जो आता था? जी। ओके।
हाँ सर, अब आगे बता रहे थे आप। तो मेरे फादर इन लॉ ने मेरे बहुत सहायता की, मेरी क्योंकि वो वाइफ। लोकल उज्जैन के भी रहे होंगे तो उन्हें जी जी, बहुत और सहायता। आपने जो बताया कि चाचा जी हाँ, वो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ थे, सर्जन थे सर वो? हाँ बिल्कुल, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में ऐसा कुछ होता है सर कि एक फिजिशियन या सर्जन की एक ही रहता है, सर्जन ही रहता है? नहीं, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग डिग्री देने का तरीका होता है। हमारे मध्य प्रदेश में एमएस की डिग्री देते हैं, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो एम्स दिल्ली का होता है वो एमडी का देता है। उसमें पर वो काम वही करेंगे, अच्छा, काम वही है। सर्जरी आती है उसमें? सर्जरी आती है, सर्जरी होती है, पार्ट है उसका। यूनिवर्सिटी का जो रिकॉग्निशन होता है वो पर्टिकुलर जिस डिग्री के लिए है वो ही वो लिख के देगा, दूसरा नहीं लिख के दे सकता। काम तो वही करना है। तो सर होटल समय वाला जो आपने सेटअप डाला था, वो आपका ड्रीम था कि हाँ बस हो गया है, उसके आगे कुछ सोचा था आपने? नहीं, मेरा ड्रीम ये नहीं है। मेरा ड्रीम तो ये है कि मैं एक बहुत बड़ा आँख का अस्पताल खोलूं, जिसमें ऐसा रहे कि एक फ्री सेक्शन रहे और एक पेड सेक्शन रहे। जो गरीब, जो काम नहीं कर पाते हैं, जो फाइनेंशियली असमर्थ, उनके लिए फ्री सेक्शन रहे, और जिनको मैं कम से मिनिमम अपनी तरीके से उनकी आँख की रोशनी प्रदान कर सकूं, और पेड सेक्शन में जो पेड देके करें। सर जो अभी जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, सन नगर वाले हॉस्पिटल में, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, कब से ओपन हुआ था? ये 2020 में अपने अस्तित्व में आ गया था। 2020 में? जी हाँ। यहाँ पर आपने स्टार्ट कर दी थी? स्टार्ट केवल सर्जरी किया था, पर ओपीडी में समय होटल में देखता था। अच्छा। तो पर धीरे धीरे फिर मैं 2023 में, या बोल सकते हैं 2024 के चालू में, मैंने पूरी शिफ्ट यहीं हो गया। ओके। तो सर ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने देखा पहले आप गुरुद्वारे के पास में बैठते थे, फिर इधर आए, तो पेशेंट को कंफ्यूजन होता होगा ना एड्रेस का, क्योंकि आज के टाइम में तो गूगल अवेलेबल है, बट पहले ऐसा टाइम था लोगों को पता ही नहीं पड़ता था। तो ये कैसे आपने ये चीजों को मैनेज किया? देखिए, सबसे अच्छे जो गूगल तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन हमारी मानवता और जो काइंडनेस है हमारे शहर में, वो अभी भी जिंदा है। भाई, कभी भी किसी गांव में आप जाओगे और किसी व्यक्ति के बारे में पता पूछोगे, तो हर व्यक्ति आपको उसके बारे में पता बताएगा। तो वैसे ही जब गूगल गुरु नहीं थे, तो कोई भी व्यक्ति किसी डॉक्टर के बारे में पूछेगा तो निश्चित ही उसको प्रॉपर बता दिया जाता है। इतने मतलब बुरे लोग नहीं हैं कहीं भी। और ठीक है, आजकल जो है गूगल है या अलग सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि आपको लोकेशन को शेयर करके उस जगह पे पहुंचा जा सकता है। सर उज्जैन को आप कुछ शब्दों में बताना चाहें तो उज्जैन क्या है आपके नजरिए से? आप पिछले 16-17 साल हो गए हैं आपको उज्जैन में, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस हुआ हो, क्योंकि आप अलग अलग जगह गए हैं, तो उज्जैन को आप कैसे देखते हैं? उज्जैन एक शांति प्रिय शहर है, और जो नास्तिक नहीं है, यानी आस्तिक है बोलूं, उसके लिए तो स्वर्ग है। जो भगवान को नहीं मानते हैं बिल्कुल ना आए, जो भगवान को मानते हैं वहां आए। हम लोग भगवान के संतान हैं। आप मेहनत करेंगे तो आपको रोजी रोटी मिलेगा। और ये कहा जाता है कि उज्जैन नगरी हर किसी को पोषण दे देता है, वो कभी किसी को भगाता नहीं। जो आता है वो यहाँ का हो जाता है, कह सकते हैं। अब आता वही है जो जिसको भगवान महाकाल चाहते हैं, जो बाबा चाहते हैं, जो यहाँ पर आए। जैसे आपका चाहा कि आप इधर आए। आप भी मेरे तो सर दादाजी आए थे। हाँ। और उसके बाद ही हम लोग फिर यहाँ तो फिर भी दादाजी आए तो आपका आपकी जन्म ही यहाँ का है। हाँ, तो फिर मैं तो यहाँ का मूल निवासी फिर तो सर मुझे एक बात पता पड़ी थी कि हमारे जो अभी मध्य प्रदेश के आदरणीय सीएम है डॉक्टर मोहन यादव जी, वो भी हॉस्पिटल में अपना रेगुलर आई चेकअप करवाते थे, तो उनके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय यहाँ के एमएलए हुआ करते थे, तो हमारी मुलाकात हुई, तो वो, मैं जहां तक जानता हूं कि 10 साल तक वो एमएलए थे जब बीजेपी गवर्नमेंट थी। हाँ। तो जब भी वो दौरा में जाते हैं, क्योंकि ये जनसंपर्क में ज्यादा रहते हैं, तो भाई सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट लाइट है और इनको खाने पीने का कोई ये नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, तो उनकी आंख हमेशा लाल हो जाती थी। ओके। तो निश्चित ही वो मेरे पास आते थे, कई बार दिखाए हैं मुझे अपनी
आई टेस्ट करवाए हैं और मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं उनका पूरा इलाज करता था। आपसे कैसे संबंध थे? बहुत ही अच्छे संबंध डॉक्टर हैं। और पेशेंट वाले थे या कुछ अलग हटके? नहीं नहीं, वो बहुत ही मीठे और मृदु स्वभाव के व्यक्ति हैं और उनको कभी ये फील नहीं होता था कि वो एमएलए हैं या मुख्यमंत्री हैं, जो भी जमीन से जुड़े हुए जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। मैंने तो एक बार बीच में एक फंक्शन भी किया था जिनका इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही किया। वो कुछ रन किया था कोठी रोड में? हाँ, कॉरिडोर में, वही वर्ल्ड साइट डे के ऊपर भी उन्होंने आए थे मॉर्निंग की बात? मॉर्निंग में, हाँ हाँ। क्या बात है सर। तो अब मतलब अब तो थोड़ा सा उनका शेड्यूल, अब तो उज्जैन में रहते भी नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब हमारे प्रदेश के सबसे प्रथम व्यक्ति हैं, हाँ, बहुत बड़ा पद है, तो उनको पूरा प्रदेश को संभालना है। जब कोई व्यक्ति इतने ऊंचे आसन में रहेंगे तो उनको हर व्यक्ति को देखना है। बिल्कुल। तो उस प्रकार से वो काम कर रहे हैं और सभी जनता उनके लिए खुश है। सही बात है, और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि उज्जैन के लिए। बिल्कुल। तो अभी भी समय आप होटल समय जाते हैं या संत नगर में ही पूरा शिफ्ट हो गया? नहीं, हमने अपना पूरा क्लिनिक या हॉस्पिटल जो है पूरी संत नगर में शिफ्ट कर दिया है। पूरा सब कुछ। क्योंकि क्या होता है कि दो जगह अगर आप सेवाएं देते हैं मुश्किल होता है। तो मैंने ये फील किया है कि मरीज सुबह वहां जाए कि शाम को कहाँ जाए, वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि उसको बंद नहीं किया गया है, वहाँ रिसेप्शनिस्ट बैठी रहती हैं, पर जो भी गाहे बगाहे या भूले भटके अगर कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तो उसको प्रॉपर तरीके से समझा करके संत नगर हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। सर, आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो शायद आर्मी की किसी पोस्ट में रहता। ओके। क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे में देशभक्ति कूट कूट के भरी है। कोई भी व्यक्ति मेरे देश के बारे में अगर एक शब्द बोल दे, राष्ट्र की बात करते हैं आप हमेशा। हाँ, बिल्कुल। वोटिंग के लिए भी आपने अपील करी थी, तो राष्ट्र हित में वोट करें, ऐसा बोला था। तो वही कह रहा हूं कि मैं अगर नहीं होता तो आर्मी में होता और देश की सेवा करता। ऐसा कोई डिसीजन सर जिसे लगता है कि उससे आपकी लाइफ चेंज हो गई, और होता है एक पॉजिटिव उसमें कि हाँ, ये डिसीजन मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट डिसीजन है? शायद मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, अभी है, अभी बाकी है। तो अभी ड्रीम सर है आपका कि एक बड़ा अस्पताल हो जिसमें उन लोगों के लिए भी आंखों का अच्छा इलाज मिल जाए जो लोग सक्षम नहीं है, ये आपका ड्रीम है अभी? बिल्कुल। वो जो गरीब वर्ग जो सक्षम नहीं है, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आने से भी डरते हैं, तो वो प्राइवेट अस्पताल में आए और उनका फ्री में इलाज हो। ये मेरी, क्योंकि भगवान या सोसाइटी या समाज यदि आपको उस लायक बनाता है तो ये हमारी भी कर्तव्य है कि हम भी कि उस समाज को कुछ रिटर्न करें। तो है सर, उसके पे काम चल रहा है? नहीं, अभी तो बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। अच्छा। पर हाँ, कदम रुका नहीं है, कदम चल रहा है। भगवान महाकाल जिस दिन उस दिशा में लेके जाएंगे तो हम आगे बढ़ चलेंगे। बात सोच वाली, जैसे आपने डॉक्टर को बोल दिया जी, वैसे ही ये भी हो सकता है। बोलते हैं ना कि अगर आप सच्चे दिल से अगर कोई मांगो तो पूरी कायनात उसको जुटाने में लग जाती है। ओम शांति ओम का डायलॉग बोलो। अच्छा है सर, बिल्कुल सही बात है। रियलिटी वो ऐसा होता है। रियलिटी है। आप पॉजिटिव वाइब सबको देंगे तो आपको पॉजिटिव ही रिटर्न आएगा। आप किसी को गाली देंगे तो गाली देगा इंसान, आप स्माइल देंगे तो स्माइल देगा। सही बात है। ऐसा कोई डिसीजन सर जिसपे आपको पछतावा होता है कि यार ये मैंने क्यों कर दिया, ऐसा कुछ है? मैंने लैसिक की मशीन खरीद ली थी जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए की थी। 3.5 करोड़? जी हाँ। कब? 2016 में। 2016 हाँ, में? ये मेरे में? जी हाँ। ओके। तो ये मेरे जिंदगी का अभी तक का मुझे ऐसा एहसास होता है कि सबसे गलत डिसीजन था जो मुझे नहीं लेना था। ऐसा क्यों? उसका कारण मैं इतना ही बोल सकता हूं कि कई बार किसी पर्टिकुलर जगह में उस का महत्व लोग समझ नहीं पाते हैं। ओके, सही बात है। जैसे ऐसा नहीं है यहाँ के मरीज नहीं थे, लेकिन यहाँ की मेंटेलिटी ऐसी हो गई थी कि ये चश्मा उतारने की मशीन जो यहाँ है वो इंदौर में होती तो ज्यादा चलती। तो लोग यहाँ मेरे से काउंसलिंग करवा के, मेरे से सब कुछ करवा करके
इंदौर चले जाते थे और इंदौर जाके अपना चश्मा उतरवा लेते थे। तो मैंने 1-1.5 साल में फील किया कि शायद मेरी ये गलत डिसीजन है। डिसीजन तो सही था, पर मैं लोगों को बदल नहीं सकता। जिस जगह पर थे वहां पर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं मैं लोगों को बदल नहीं सकता हूँ, मैं लोगों की मेंटेलिटी नहीं बदल सकता हूँ। हाँ, एक लेवल तक 10-12% ठीक है, कन्विंस कर सकता हूँ, लेकिन पूरी तरह बदल नहीं सकता। सही बात है। तो सर वो मशीन अभी भी है? नहीं, वो मशीन मैंने कंपनी को वापस कर दी। कंपनी ने उसको इंदौर में किसी डॉक्टर को बेच दिया। और आज भी मैं उस मशीन में जा कर के ऑपरेशन करते हैं, लेसिक लेजर या चश्मा उतारता हूँ। वो यहाँ पे होते थे तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो बहुत ही हिंदी में कहावत है ना, घर का जोगी जोगड़ा। तो मैं वही बोलूंगा कि मेरे पास था तो लोग मेरी उसकी कीमत को समझ नहीं पाए, और अब वही मशीन सर आज भी है, लोग इंदौर जाके इलाज करवाना या ट्रीटमेंट लेना पसंद करते हैं, जबकि उज्जैन में काफी अच्छे अब आप ही लेके आए थे 2016 में, आज से लगभग 8 साल पुरानी बात हो गई, 8-9 साल पुरानी। तो वो 1-1.5 साल रही सर? 1.5 साल सर्जरीज करी आपने? हाँ बिल्कुल, मैंने लगभग 40-50 केस किए थे। 40-50 बढ़िया, मतलब नंबर्स थे उसमें, नंबर अच्छे थे। पर वही है ना कि अगर आप इतनी सेटअप कहाँ, वो समय होटल में? समय होटल में ही एक और मैं साइड में 500 स्क्वायर फीट का जगह ले लिया था। अच्छा। और उसको रिनोवेट करके वहां भी बड़े अच्छे से करता था। आज भी मुझे आज है सर उज्जैन में कहीं अब होती है सर्जरी सर, आपके आइडिया में से कुछ? नहीं है उज्जैन में, शायद उज्जैन में नहीं है। उज्जैन तो मतलब जो सर्जरीज होती है वो इंदौर जाकर ही करनी पड़ती है? जी हाँ, लेसिक लेजर की सर्जरी, उसका मेंटेनेंस और वो सारी चीजें। सर आज के टाइम में जैसे मैं कई सारे देखता हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, लेसिक के अलावा भी कई सारे हैं, तो वो क्या है सर? लेसिक के अलावा जो भी ऑप्शन आए हैं वो सभी लेसिक के ही भाई हैं। ओके। कंट्यूरा क्या होता है? वही लेसिक का ही भाई है। देखो, हर कंपनी का एक अलग वर्ड होता है। ओके। जैसे कोई बोलेगा कि मैं क्यू लेसिक करता हूँ, मैं कंटूरा लेसिक करता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं जैप्टिक्स एचडी करता हूँ। तो वो एक ब्रांडिंग वाला पार्ट है, वो कंट्यूरा और ये सब? हाँ, ये ब्रांडिंग का पार्ट है, और वो मशीन जो चीज प्रोवाइड करता है वो है। जैसे एक सिल्क करके मैंने सुना, जी सिल्क आता है, सिल्क लेसिक है, सिल्क लेसिक। तो वो भी उतारेगा चश्मा वो भी, लेकिन जो ब्रांड वर्ड है वो सिल्क लेसिक है। सेफ सर्जरी होती है सर? ऑलमोस्ट सभी लेसिक सर्जरी सेफ होती है, 99%। तो इसमें सर जो चश्मा उतरता है फिर से आ सकता है? अगर चश्मा स्टेबल हो, मतलब 21 साल की उम्र हो, चश्मे का नंबर 6-7 महीना नहीं बदला हो, तो दोबारा नहीं आता है। एज क्राइटेरिया क्या है सर सर्जरी का? 21। 21 साल की उम्र के बाद आप करवा सकते हैं? करवा सकते हैं। ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन, आपने क्यों नहीं उतरवाया सर अपना चश्मा? देखिए क्या है कि चश्मा मैं उतरवाने गया था जब मैं एमबीबीएस में करके 21 साल मेरी उम्र हो गई थी। तो उस डॉक्टर ने जब मेरी आँख की टेस्ट किया तो वो फिट नहीं था। अगर लेजर होता तो दोबारा चश्मा लग जाता। तो उस डॉक्टर ने मुझे ऑनेस्टली बोल दिया कि भाई आपका चश्मा अगर हम उतारने की कोशिश कर तो देंगे, लेकिन दोबारा नंबर आने की संभावना है। तो उन्होंने खुद बोला कि मत उतरवाओ। जब आप आई डॉक्टर से आपको कोई लेना देना नहीं था। तो सर अभी हो सकती है आपकी सर्जरी? नहीं, अब इस उम्र में सर्जरी वो करवाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो कौन सी उम्र तक करवा सकते हैं सर? अब अमूमन 21 साल से 40 साल की उम्र तक करवा सकते हैं। 21 to 40 आप सर्जरी करवा सकते हैं। और अगर आप फिट नहीं है, जैसे आपका बताया, आप फिट नहीं है तो कभी मत करवाएं। क्योंकि बाद में फिर आ जाएगा नंबर। बिल्कुल, आंख बहुत नाजुक अंग है। अगर कोई सामने वाला आपका मशीन अगर फिटनेस टेस्ट कैसे होता है सर इसकी? एक अलग से मशीन होती है जिसको ऑर्ब स्कैन कहते हैं। ओके। जिसको कॉर्नियल टोपोग्राफी करते हैं, तो वो बता देता है कि आपकी आंख ठीक है कि नहीं। अच्छा। नहीं, जैसे कुछ वीडियोस देखे थे मैंने आपके, जिसमें आप लोगों को बता रहे थे कि इनको चश्मे की जरूरत नहीं है। एक सरदार जी का कोई वीडियो देखा था, तो वो कौन सा चश्मा था जिसकी आप बात कर रहे थे? सरदार जी को जो वीडियो आपने देखा है वो उसके मोतियाबिंद का ऑपरेशन किए थे, और ऑपरेशन के बाद हमने उसमें जो है ट्राइफोकल एडॉप्ट करके एक सबसे न्यू टेक्नोलॉजी से डेवलप्ड एक लेंस लगाए थे, जिसमें कि उनको किसी भी प्रकार की मतलब चश्मे नहीं लगता है। मतलब वो सर कैटरेक्ट वाला पार्ट है। कैटरेक्ट वाले चश्मे की बात कर रहे थे। तो ये डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है। ये मेजर डिफरेंस है। सर ऐसा कोई केस जिसके बारे में आप बताना चाहें कि अभी तक का सबसे टॉप केस किया हो और उसमें एक अलग अच्छे रिजल्ट आपको मिले हो, कोई स्पेशल केस जो आज भी याद है? डॉक्टर की जिंदगी में ये भरा रहता है, उसके लिए कोई एक केस आप अपने दिमाग में नहीं रख सकते।
फिर भी सर कोई ऐसा है जो याद आ रहा हो कि हाँ ये केस नेक्स्ट अलग लेवल का था? वही कह रहा हूँ, ये मिराकल भरा जिंदगी होता है। डेली नई चैलेंजेस आते हैं, हमेशा नए चैलेंज आते हैं, कोई एक दिन ऐसा नहीं रहता कि आप सामान्य एक कोई वीडियो भी देखा था सर जिसमें आप कोई फ्लाइट में कहीं जा रहे थे और एकदम से कोई पेशेंट आ गया था, ऐसा कुछ हुआ था? अब शायद अभी आपको याद ना है, कुछ महीने पहले मैंने वीडियो देखा था आपको शायद, जिसमें आपको अर्जेंट जाना था और कोई ऐसा केस आया था जिसमें तुरंत आपको सर्जरी करने की जरूरत पड़ी थी। शायद याद नहीं आ रहा हो। डेली आपके लिए चैलेंजेस। हाँ, वही मैं कहा कि ये बड़ा सही बात है मुश्किल होता है कि आप, क्योंकि आपका कार्य है कि आप जिस जगह बैठे हैं वहां पे कष्ट वाले व्यक्ति आएंगे और आपको उसकी सेवा करनी है। सही बात है। तो अपना दिमाग उतना नहीं रहता कि हम उसको कलेक्ट करके तो रखें। इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं सर आप? बस आप स्पिरिचुअल रहिए, भगवान की पूजा करिए, भगवान आपको शक्ति देंगे और आगे बढ़ते। पूजा पाठ करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आप अगर फोकस करेंगे तो मेरे माथे में तिलक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। लगा हुआ है, देख पा रहा हूँ मैं। तो डेली है सर पूजा का नियम? पूजा बिल्कुल डेली है और वो करते रहना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। वो ऊपर वाला ही आपको। शेड्यूल क्या रहता है सर जनरली आपका मॉर्निंग से लेके नाइट तक का? मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, 6 बजे या कभी पौने 6 के उठता हूँ। ठीक है। अपना उसके बाद करीब पौने 7 बजे के आसपास में मॉर्निंग वॉक में निकल जाता हूँ। ठीक है। करीब 1 घंटा मॉर्निंग वॉक के बाद फिर नहा करके पूजा करो। पूजा करने के बाद लगभग नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं 10 बजे ओपीडी पहुंच जाता हूं और 10 बजे ओपीडी से 10 से 2 ओपीडी देखने के बाद जो भी मरीज मुझे मिलते हैं उसकी सर्जरी करता हूं। सर्जरी करने के बाद 15-20 मिनट में दोपहर का आराम करने के बाद फिर शाम को 6 से 8 अपनी इवनिंग ओपीडी होती है, वो देखा। उसके बाद अपने बच्चों के साथ बातचीत, थोड़ा किसी को पढ़ाना है या खुद आपको जो पढ़ाने जाते हैं उसकी कोई तैयारी करनी है। रात को 10 बजे सो जाता हूँ, फिर वही सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। बहुत सिंपल है। फिजिकल एक्टिविटी में सुबह सुबह बस आप जाकर 40-50 मिनट का जो मेरा वर्क रहता है मॉर्निंग वॉक। फिटनेस सर काफी सही है, जो मतलब मैंने देखी आपकी एक जो रहता है जनरली, जो मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ आप में यही डिफरेंस है कि फिटनेस मेंटेन करें। शुरुआत से ऐसे ही है सर? हाँ, मैं जहाँ तक मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि पिछले 30 साल से तो मेरा वजन ऐसे मेंटेन कर रहा है। तो स्पेशल कुछ करते हैं सर इसके लिए आप? मैं बोला ना, मैं तो सिंपल सा चीज है, मैं कभी नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेता हूँ। ठीक है। हमेशा क्या खाते हैं? फ्रूट्स, एनी टाइप ऑफ फ्रूट्स। सुबह सुबह फ्रूट्स ले लेते हैं? केवल फ्रूट्स लेता हूँ। सीजनेबल रहते हैं? सभी सीजनल फ्रूट ही रहेंगे। खाने में सर? खाने में आपने 2 चपाती खा लिए बहुत है। अच्छा, 2 बार सुबह शाम 2 चपाती। बीच में वो 4-5 बजे जो भी आपको चाय के साथ जो स्नैक्स मिल गया वो बढ़िया है। मतलब एक नॉर्मल कोई एक अलग से आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि... करने की जरूरत ही नहीं है। करना क्यों, जब आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, इतनी ही शुगर डायबिटीज कुछ है सर या बीपी की प्रॉब्लम? बॉर्डर लाइन डायबिटिक मान सकते हैं। ओके। तो मेडिसिन वगैरह? नहीं, अभी नहीं। मतलब तो फिर नहीं है। तो उसके लिए कुछ शुगर का मैनेजमेंट करते हैं सर कुछ आप? मॉर्निंग वॉक ही बेस्ट है और स्ट्रेस मत लीजिए। और टी वगैरह जो नॉर्मल शुगर्स के लिए? नहीं, वो जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं कि अलग से कुछ केयर ले रहे हैं कि उसमें शुगर फ्री वगैरह है जो अलग अलग? ये सब चीज बिल्कुल एक्चुअली कभी किसी को नहीं करना चाहिए। ठीक है। आर्टिफिशियल उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर इज नॉट गुड फॉर डायबिटिक। ओके। जो ये शुगर फ्री वगैरह टैबलेट नहीं, बिल्कुल आप रिकमेंड नहीं करते। आई हेल्थ के लिए सर क्या करते हैं आप, मतलब जो आप स्पेशल केयर लें आई के लिए? मैं स्पेशल कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। आप सीजनल फ्रूट्स लीजिए, उसमें जैसे आप मान लीजिए पपाया खाएं, पपाया में विटामिन ए पड़ा है। विटामिन है पपाया में। ठीक है। गाजर खाएं, विटामिन ए। ठीक है। आप अंकुरित खाइए, विटामिन ई है। ठीक है। अब कोई स्पेशल एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने डाइट में इस प्रकार की चीज को शामिल करें कि ऑटोमेटिक आपके बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा। तो अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। भारतीय जो पहले खान पान है उसी को बस फॉलो करें। बस बिल्कुल वही करें। अलग से कोई ऐसा नहीं कि प्रोटीन और इन सब चीजों के नहीं, कुछ नहीं। फिट है, मतलब आप अपने आप में एक एग्जांपल है लोगों के लिए जो बात करते हैं कि इसमें ये खाओ वो खाओ। स्पेशली सर मैं फिर नॉनवेज वाले पार्ट में आऊंगा, हालांकि आप प्योर वेजिटेरियन है। बहुत सी जगह मैंने ये देखा है कि लोग स्पेशली बोलते हैं लोगों को, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको भी प्रेशर किया जाता है कि आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाओ तो आपकी हेल्थ में सुधार हो। उस बारे में आपका क्या व्यू है सर? क्योंकि आप एक एग्जांपल है सामने के सामने, और तो आप ज्यादा बेहतर उसको बता पाएंगे। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, जो व्यक्ति किसी को नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए फोर्स करते हैं, भाई हमें ऐसी क्या कमी है जो कि हम उसको खाएं?
आप हमें एक कमी बता दीजिए, पूरा देश पूरा वर्ल्ड वीगन बन रहा है, तो हम क्यों नॉन वेजिटेरियन की ओर जाएं? सही बात है। हमको जो न्यूट्रिशन वेजिटेरियन खाने में खा करके हम स्वस्थ हैं, हम क्यों नॉन वेजिटेरियन खा के अपने शरीर को खराब करें? मैं बहुत ज़्यादा आयुर्वेद का ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जहाँ पता है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइन वेजिटेरियन लोगों के लिए बना हुआ है। जो नॉन वेजिटेरियन का जो इंटेस्टाइन होता है वो अलग प्रकार का बनता है, जानवरों में जो होता है, तो वो अलग है। हम अपने देखने पुराणों में देखना, जो खून पीने वाली पिशाचिनी होती हैं, उनके सामने के 2 दांत बड़े होते हैं। तो यही चीज जानवरों में होते हैं। हमारे 2 दांत कभी बड़े हुए आपको नहीं दिखेंगे। ये तो नॉर्मल है। हाँ, ये उन्हीं को दिखते हैं जो मांसाहारी हैं। सही बात है सर। तो वो तो मनुष्य ने अपनी थोड़ा सा सिस्टम भी ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग नॉन वेजिटेरियन वो अपने अकॉर्डिंग चीजें बनाने लग गए हैं, बताने लग गए हैं कि ये जरूरी है, क्योंकि वो उसको नॉर्मल रूटीन में लाना चाह रहे हैं। और उसको स्पेशली नॉन वेजिटेरियन, जबकि वो मीट है, मतलब मांसाहार बोलते हैं हिंदी में, उसको नॉनवेज का नाम दिया गया, उसकी एक कोटिंग करी गई ऊपर से। वही कह रहा हूँ कि हमको उस चीज पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये आपको कहाँ तक आपकी लिमिट है वहां पे आप ब्लॉक कर दीजिए, उसके आगे बढ़िए मत। ना वो थॉट प्रोसेस को लाइए, ना आगे बढ़िए। हमको उस दिशा में जाना ही नहीं है। हमें संस्कार ऐसे दिए हैं कि हमको उस दिशा में जाना ही नहीं है। सही बात है। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहें, ऐसे पार्टियों को अवॉइड करें। बट सर मुझे लगता है कि आपको ऐसी पार्टियों में जाना पड़ता होगा जहाँ पर सामने नॉन वेज है, शराब है, ऐसा होता है सर? ऐसा फेस किया आपने? देखिए, आप पार्टी में तो आपको हर चीज मिलेगा, ठीक है, पर ये आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या खाना चाहते हैं। तो आप कैसे बचते हैं सर वहाँ के खाने? देखिए, मैं आपको उदाहरण दूंगा। हमारे जैन कम्युनिटी में इतने हजारों लोग हैं जो कि शाम को 6 बजे 6:30 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं। वो भी जबकि पार्टी में आते हैं, वो कुछ नहीं खाते, आराम से पढ़े लिखे। बहुत बढ़िया एग्जांपल है जैन बिल्कुल, जैन कम्युनिटी, बिल्कुल। वो तो बेचारे, मैं काफी इंस्पायर होता हूँ जैन जो लोग होते हैं, और सबसे बड़ी बात संपन्न है हर तरह से। निश्चित ही जैन कम्युनिटी हमारे देश के प्रगति में साथ देती है। और मैं अभी मांसाहारी पे दोबारा वही बोलना चाहूंगा कि जैन कम्युनिटी ना भाई लहसुन और प्याज भी नहीं खाते। आप इस चीज को देखिए, तो वो भी तो स्वस्थ हैं, काफी अच्छी रहती है, मतलब सब बहुत लंबा जीते हैं, मैंने ये भी देखा है। बिल्कुल, वो स्वस्थ रहते हैं लंबे समय तक। बिल्कुल, और काफी उनकी लाइफ भी काफी जो एज अच्छी रहती है, काफी अच्छी रहती है लंबे समय तक। और वो प्योर लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाते। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भाई जो वेजिटेरियन जो होते हैं, उनको जो कौन बोला है कि आप खाइए, और जो बोलते हैं उनको बल्कि हमको बताना चाहिए कि भैया ये आपकी नुकसान है और ये फायदे हैं। सही बात है। तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस बारे में बात करें, जिससे लोगों में भी ये मैसेज जाए। तो इसीलिए मैंने आपसे हमने तो बता दिया कि हमने तो उसको जो केनाइन दांत है उसका एग्जांपल लेके समझा रहे हैं कि मतलब हम है ही नहीं उसके लिए, हम लोग वेजिटेरियन हैं और वेजिटेरियन ही हमारा होना चाहिए। सही बात है। तो सर आंखों के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे कि एक आई हेल्थ के लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें आप ध्यान रखें? आप देखिए, पहला जो चीज है कि हमेशा नेचर के करीब रहें। ठीक है, नेचुरल लाइट में पढ़ें, आप आर्टिफिशियल लाइट में ना पढ़ें। खाने में आप पढ़ाई आप सर रात भर जग के करते थे? कभी नहीं करता था। मैं अर्ली राइजर रहा हूँ, हम 5 बजे उठ के पढ़ता था। ठीक है। तो सुबह मतलब नेचर के करीब रहें और नेचुरल लाइट में पढ़ें, आपका ऐसा कहना है। अगर उसमें सर जो मोबाइल में हम लोग काम करते हैं उसमें भी नेचुरल लाइट का यूज करें, या जो ये हमारी लाइट्स रहती हैं? मोबाइल का जो लाइट है उसको आप रीडिंग मोड में रखें, उसी को पढ़ें, उसी में करें। क्योंकि आजकल सर मोबाइल और स्क्रीन का काफी, लैपटॉप वगैरह का काफी यूज हो गया है। तो उन लोगों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? ये है कि आप हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी को देखें। ठीक है, मतलब मैंने 20 मिनट काम कर लिया तो मुझे 20 सेकंड के लिए 20 मीटर की दूरी देखनी है। हाँ, उससे क्या होगा सर? उससे आँख की मसल्स काम करेगी। अच्छा, वो एक ही जगह के हैबिट नहीं होगा, ड्राई आई नहीं होगा, तो उससे आपको फायदा होगा। ओके। और विजन में भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, अगर आप सही तरीके से रहेंगे तो फर्क पड़ेगा। वो आंखों में नंबर वगैरह जल्दी आ जाते हैं? बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम में बच्चे भी काफी बहुत पास से देख रहे हैं, तो इसमें कौन सी बीमारी होती है सर? बच्चे के पास में देखने से क्या होता है, इनकी मसल्स काम करना बंद कर रही है।
आउटडोर एक्टिविटी जीरो हो गया है, कम तो हो दिन गया भर आंख पास में देख के पास में देख करके ये सब हो रहा है। क्योंकि सर आज के समय में ना ग्राउंड्स उतने बचे हैं, हर जगह कंस्ट्रक्शन हो गया है, लोग भी पसंद कम करते हैं कि बच्चे बाहर जाएं। तो क्या बात करते हैं, हमारे उज्जैन में कितने ग्राउंड होंगे? नहीं, बट सर हर जगह नहीं है। स्कूल में ग्राउंड है, स्कूल में तो है, बट क्या होता किसी है, भी व्यक्ति का बच्चे का 1 घंटा कूदना खेलना सफिशिएंट है पर डे। बट आज के टाइम में सर पेशेंट अपने बच्चों के लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं, लग ना जाए, ये ना हो जाए, इस वजह से बचते हैं थोड़ा सा। भाई ये कलयुग में थोड़ा बहुत तो होगा। हाँ, तो इस वजह से ही बच्चे वो काम करते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। आप बच्चे तो को खुद एक आई डॉक्टर होने के नाते आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे कि बच्चों को कैसे इसलिए मोटिवेट करें कि वो मोबाइल का कम यूज करें? पहली बात तो मोबाइल उनके संपर्क में ना आने दें। ठीक है। दूसरा चीज जो है, बच्चों के साथ एक माँ या बाप या दादा या दादी को, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ समय देते रहना चाहिए। 1 घंटा आधा घंटा उनके साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। अच्छी बातें करना चाहिए। अरे टीवी देखना है तो ठीक है, आप सब परिवार के साथ बैठ के देखिए आधा घंटा, कोई मना नहीं है। पर आप समय सभी लोग बांट करके उसको दें और बच्चे को खेलने के लिए पूरी फ्रीडम दें। बच्चा जब तक नहीं खेलेगा कूदेगा, उसकी हार्मोनल एक्टिविटी जीरो रहेगी, और हार्मोनल एक्टिविटी जीरो रहेगी तो परेशानी आ जाएंगी। सर और जैसे आंखों में क्या ऐसे सिम्टम्स नजर आए कि तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है? आंख में कुछ भी, आंख का काम क्या है? देखना। तो जहां धुंधला हो तो डॉक्टर के पास पहुंचो। अच्छा, जैसे ही धुंधला लगे, या उसके अलावा भी कोई सिम्टम्स होते हैं? आंख में पानी आए, डायबिटिक पेशेंट के लिए स्पेशली की प्राइमरी कुछ सिम्टम्स नजर आने लगे? आप डायबिटिक हैं तो पहली बात है प्रिवेंटिव चेकअप आप करवाते रहिए। कितने दिनों में? हर 4 महीने 6 महीने में। 4 महीने 6 महीने में एक बार डॉक्टर के पास जाएं और वो चेकअप करवाएं। फिर भी इसके अलावा और कोई इंडिकेशंस होते हैं सर आई के लिए? कुछ एहसास होने लगता है पहले से, या कुछ जिन्हें तो नजरअंदाज करना ही नहीं, ऐसे कोई सिम्टम्स? किसी भी प्रकार के सिम्टम्स को नजरअंदाज नहीं करना है। यदि वो नॉर्मल से हट करके है तो आप तुरंत अपने आंख के डॉक्टर को मिलिए, तुरंत जाकर जी। कुछ बीमारियां सर मैंने ऐसी भी आपके वीडियोस में देखी कि एकदम से क्रिएट हो गई पेशेंट को और वो उनका विजन लॉस हो गया, तो ये कैसे होती है? डायबिटिक होती है सर डायबिटिक पेशेंट्स की? डायबिटिक पेशेंट में होती है जब अचानक से पर्दे में खून आ जाता है, जिसको विट्रस हेमरेज बोलते हैं, तो दिखना बंद हो जाता है। एकदम से ही होता है? एकदम बिल्कुल अचानक से। तो उसको तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए? हॉस्पिटल आना चाहिए, प्रॉपर फिर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और ट्रीटमेंट सही तरीके से लेंगे तो उनको फायदा हो जाता है। सर जो अंधत्व की बात है, आज भी मैं कुछ जैसे वीडियोस वगैरह में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट 20-20 साल बाद इलाज करवाने आ रहे हैं, इतने सालों से परेशान है, उसके बारे में क्या डेटा कहते हैं और हम कैसे सुधार कर रहे हैं? जो लोगों को पता ही नहीं है, वो डॉक्टरों के पास पहुंचते ही नहीं है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे जो बड़ी चीज होती है ज्ञान। अगर मनुष्य को ज्ञान रहेगा तो वो उस जगह को ढूंढ लेगा, पहुंच जाएगा। ठीक है। तो किसी को भी, चाहे गांव का व्यक्ति हो, कहीं भी हो, हर जगह आजकल छोटे मोटे अस्पताल सब जगह मिल जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, दिख नहीं रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए। अरे कुछ भी नहीं है तो आप जो है आशा कार्यकर्ता हैं या जो छोटे मोटे जो गांव के क्लिनिक होते हैं वहां पे जाएंगे तो वो आपको गाइड कर देंगे और उसको करेंगे। सर स्पेशली कैटरेक्ट की क्या सिम्टम्स जो शुरुआती तौर पे हमें नोटिस होते हैं, और कैटरेक्ट का ऑपरेशन ना करवाया जाए मोतियाबिंद का, तो क्या हो सकता है? कैटरेक्ट का लक्षण क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जो चीज है वो धुंधला दिखता है। चश्मा पहनने के बाद भी धुंधला दिखेगा, पहला चीज। उसमें चश्मा अगर पहन भी लेंगे तो कोई फायदा तो भी फायदा नहीं होगा, धुंधला ही दिखेगा। ठीक है। तो ये सब क्यों हो जाता है कैटरेक्ट? नॉर्मल जो हमारा लेंस है वो पारदर्शी होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वो उसमें थोड़ा ऑप्टिफिकेशन, यानी कि उसमें जो पानी का मात्रा है कम होकर के उसमें सॉलिडिसिटी बढ़ जाती है। जैसे आप पानी देखेंगे तो एक दूसरे को देख सकते हैं, पानी के बीच में पानी रखेंगे तो यही वही बर्फ हो जाए तो क्या होगा? बर्फ हो जाएगा तो आप देख नहीं पाएंगे। वैसे ही क्रिस्टलाइन क्लियर रहता है हमारा लेंस। अगर वो उसमें कुछ इम्प्योरिटी आ गई, कुछ उसका इम्बैलेंस हो गया वाटर का, तो वो सफेदी हो जाता है, और वही मोतियाबिंद है।